हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 अध्याय 5 है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ये एनसीईआरटी की आपकी बुक है क्लास 12 की। और क्लास 12 के बच्चों का कोर्स तो लगभग ख़त्म ही हो चुका होगा, बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का यानी जूलॉजी वाला पोर्शन। तो उसमें अध्याय 5 आपका है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, जिसकी मैं आपको नोट्स दे रही हूँ। और नोट्स में मैं कुछ आपको समझाते भी चलूँगी कि जिससे आपको आसानी हो जाए इस नोट्स को समझने में। और आप इसे तैयारी करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम इस चैप्टर से तो नहीं फंसेगी कि हाँ ये क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं। कोई भी क्वेश्चन आता है, पर अगर आप मेरी नोट्स पढ़ के जाते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। सो हम चलते हैं नोट्स को आपको बताते हैं कि असल में वंशागति है क्या तथा विविधता के सिद्धांत क्या है। इनके बारे में मैं आपको डीपली पूरा नोट्स दूंगी और आप इसे प्लीज़ पूरा का पूरा आप नोट्स को देखिए, उसको लर्न कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही प्रॉफिट देगा आपको। और अगर आप इसको पढ़ते हैं या पूरे नोट्स को हमारे देखते हैं तो ये आपको ज़रूर ही ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। और ये हमारी कोचिंग के बच्चों की नोट्स है, अगर आपको भी मिल जाती है तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी उनके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे बच्चे जिनके पास नहीं है कोई मटेरियल की जिससे वे तैयारी कर सके एग्ज़ाम की, तो मैं उनके लिए ये मटेरियल एक तरीके से डाल रही हूँ कि जिससे उन्हें बेनिफिट मिल सके। और तो चलते हैं हम अपने अध्याय 5 पर वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत टॉपिक पर। और इसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम में हमारे टॉपिक को हमको पढ़ लेना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। देखिए अध्याय 5 में ये पहला टॉपिक हमारा आता है कि वंशागति या आनुवंशिकता है क्या। आनुवंशिकता हेरिडिटी को कहते हैं। इनहेरिटेंस है, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। ये आनुवंशिकता वो होता है कि जिसमें जब कोई बच्चा अपने माता पिता से, किसी भी संतान में अपने माता पिता से जो लक्षण ट्रांसफ़र होते रहते हैं उन्हीं को कहते हैं आनुवंशिकता। कि वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं, उन लक्षणों को ही आनुवंशिकता लक्षण कहते हैं। तथा इस आनुवंशिकता लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही आनुवंशिकता या वंशागति कहलाता है। यानी माता पिता के लक्षण का संतान में पहुंचना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता या इनहेरिटेंस। विविधता क्या है, वेरिएशन होता है जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता कहते हैं। अगर हम अपने आसपास में सभी प्राणी को यानी एनिमल्स को देखते हैं, एनिमल्स हम भी हैं और हमारे आसपास जो गोट हैं, डॉग्स हैं और कैमल्स हैं और बर्ड्स हैं, ये सब क्या है, सब एनिमल्स ही हैं। तो अगर हम एनिमल्स को देखते हैं तो उन सब में बहुत सारे अंतर डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट अंतर पाए जाते हैं। इन्हीं को विभिन्नता कहते हैं। आनुवंशिकी। अब एक पॉइंट और आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स वो होता है जो वंशागति में विविधताओं के अंतर को आनुवंशिक है। यानी कि जो हमारी वंशागति, वंश के अनुसार जो हमारी चेंजिंग होती रहती है, उनके अंतर को ही आनुवंशिकी कहते हैं। विभिन्नता, एक पॉइंट और है विभिन्नता। लैंगिक जनन में विभिन्नता होती है। देखिए हमने आपको चैप्टर 2 जो नोट्स दिया है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो जनन होती है, जनन क्रिया, वो 2 टाइप्स की है। एक है लैंगिक और दूसरी होती है अलैंगिक जनन। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन में से मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर जो लैंगिक जनन होता है ये कुछ प्लांट्स में और सभी एनिमल्स में लैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि एक नर होता है और एक मादा होता है। तो नर में हम ये आपको बता देते हैं कि सभी मेल्स और फीमेल्स यानी हर जीव में जो है उनके कुछ गुणसूत्र होते हैं और उन्हीं गुणसूत्रों के माध्यम से ही उस पर जीन पाए जाते हैं और उन्हीं जीन से ही
संतानों में उनके लक्षण ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये जो जीन होते हैं यानी कि मनुष्य में यानी कि मानव में जो जीन पाए जाते हैं तो उनकी संख्या 46 होती है। तो 46 में से देखो नर जो होते हैं उनमें 46 होती है, एक्स और वाई गुणसूत्र ये होता है, और मादा में जो होता है वो एक्स गुणसूत्र होता है, इनकी पहचान है। तो जो नर होते हैं इनमें एक्स और वाई का ये 22 जोड़ा सेम, और 23वां जोड़ा भी एक्स वाई होता है, एक्स और वाई। और इसमें है जो मादा होती हैं इनमें एक्स और एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस तरीके से 23 जोड़ी गुणसूत्र नर युग्मक और मादा युग्मक में होते हैं, और इनके मिलने से 46 गुणसूत्र यानी जब इनकी संतानें होती हैं तो माता से भी 23 गुणसूत्र के उसमें से लक्षण जाते हैं, और पिता यानी माता और पिता के दोनों की क्वालिटियाँ जो है बच्चे में जाती हैं। तो तब जाके उनसे क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज बनता है जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। तो जब सोचो कि माता और पिता दोनों के लक्षण में से कुछ ना कुछ चीज़ें बच्चे में गई है तो उसमें कुछ ना कुछ तो विभिन्नताएं आएंगी ना, सेम तो पिता की तरह नहीं हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं विभिन्नता, यानी कि जो चेंजिंग आती है, बदलाव आते हैं माता पिता से बच्चों में थोड़े बहुत, उन्हीं को विभिन्नता कहते हैं। परंतु जो अलैंगिक जनन की क्रिया होती है वो चूँकि एक ही गैमेट से होती है, यानी इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, यानी अलग अलग डिफरेंट इसमें गैमेट्स नहीं होते हैं। तो अलैंगिक जनन की क्रिया जो होती है चूँकि एक ही गैमेट से होती है, इसलिए जो उनकी संतानें होती हैं बिल्कुल हूबहू अपने माता पिता के समान ही होती हैं। तो एक ही जनन से आने के कारण इनमें विभिन्नता नहीं होती है, और इससे उत्पन्न जंतुओं को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्लोन क्या है, तो क्लोन क्या है? क्लोन वे होते हैं जो अलैंगिक जनन के कारण ऐसी संतानें उत्पन्न हों कि जो बिल्कुल सेम हो अपने माता पिता के समान, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, उन्हीं को, ऐसी संतानों को ही क्लोन कहते हैं। अनुवांशिकी। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी के जनक कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आता है कि अनुवांशिकी के जनक हैं कौन? अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, और इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 और मृत्यु हुई थी 1884 में। स्थान कहाँ पर ये हुए थे? जर्मनी के सिलीसिया ग्राम में। प्रयोग किस पर किया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? उद्यान मटर। ये ध्यान रखिएगा कि उद्यान मटर क्या है? पाइसम सैटाइवम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सैटाइवम। इन्होंने कितने साल तक इस पर प्रयोग किया? 7 साल तक। ठीक है। एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो ग्रेगर जॉन मेंडल एक पादरी थे जिन्होंने, ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, इसमें नोट्स में दिया इनके बारे में कि इन्होंने 7 साल तक अपने प्रयोग किया था, और अपना जो एक्सपेरिमेंट था इन्होंने एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक पत्रिका में प्रकाशित किया। तो इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि इनकी मृत्यु कैसे हुई है, मैंने सारे नोट्स में दे दिए हैं। फिर दूसरा टॉपिक इसमें है, हेडिंग है कि पहले वैज्ञानिकों द्वारा क्यों नहीं माना गया है। इन्होंने जो अपने नियम को निकाला था, प्रकाशित किया था, उसको वैज्ञानिकों ने माना नहीं। इनकी मृत्यु के बाद इन्हें इस पर अवार्ड मिला था। तो क्यों नहीं माना था? क्योंकि इन्होंने, पहला कारण ये था कि इन्होंने जिस शीर्षक में मेंडल ने अपने प्रयोगों को निकाला था उस शीर्षक को वैज्ञानिक लोग बहुत कम पढ़ते थे। दूसरा कारण ये था कि इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो सांख्यिकी के आधार पर किया था। इसी कारण से इनके जो वो थे प्रयोग थे उनको वैज्ञानिकों ने पहले नहीं माना था। उद्यान मटर के पौधों को चुनने का क्या कारण था? एक प्रश्न ये आता है आपका कि जो उद्यान के मटर यानी पाइसम सैटाइवम को मेंडल ने चुना था, उसका क्या कारण था चुनने का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसलिए इन्होंने चुना था क्योंकि ये 1 वर्षीय पौधा होता है। 1 वर्षीय क्या? यानी वर्ष में एक बार लगाया जाता है, और इसमें एक ही फसल में ही इसकी पैदावार हो जाती है, यानी इसमें बीज से फूल जल्दी आ जाते हैं और जल्दी इसका एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया जा सकता है, जल्दी।
तो इसी कारण से इसको आसानी से बगीचे में उगाया भी जा सकता था। यही सब कारण थे कि जिसे उन्होंने मटर के उद्यान के मटर को ही चुना था। लक्षणों की विपर्यायी रूप, दूसरा लक्षण ये था कि मटर के पौधों के सभी लक्षणों के विपरीत रूप स्थित होते हैं, यानी लंबा भी पौधा मिल जाता है, इसमें बौना भी और कलर भी इसमें मिल जाते हैं, यानी बैंगनी और सफ़ेद। तो इसमें जो लक्षण विपरीत लक्षण होते हैं, इसी कारण से भी इसको इन्होंने चुना था। थर्ड था कि मटर के पुष्प का उभयलिंगी होना। उभयलिंगी मतलब है कि इसमें दोनों पुष्प जो होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं, यानी कि मटर के पुष्प जो है वो मादा और नर जनन अंग दोनों स्थित होते हैं। इसी कारण से इसे स्वपरागण आसानी से होता था, यानी इसके लिए कहीं और नहीं है कि मेल पौधे लगे हैं तो गैमीट्स मेल हैं तो नर कहाँ से, वो फीमेल कहाँ से आएगा। तो इसलिए इसमें ऐसे ये पौधे होते हैं, ये उभयलिंगी कहलाते हैं, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स पाए जाते हैं, इसी वजह से। अगला नेक्स्ट कारण है स्वपरागण और परपरागण आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मटर के पौधे एक पीढ़ी से अनेक बीज उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण बहुत ही निष्कर्ष एक साथ किए जा सकते हैं, यानी बहुत सारे निष्कर्ष भी किए जा सकते हैं। मटर के कितने लक्षणों वाले पौधों को चुना गया, तो इसमें मटर के किन लक्षणों को लिया था? मेंडल ने 7 लक्षणों को लिया था। पहला है लंबाई लिया था, उसका फर्स्ट लक्षण था कि लंबा है कि बौना है। बीज की आकृति गोल है या झुर्रीदार है। उसके बाद बीज का रंग लिया पीला और हरा। पुष्प का रंग लिया बैंगनी और सफ़ेद। पुष्पीय स्थिति लिया कक्षस्थ और अग्र कक्षस्थ है। फली का रंग लिया हरा और पीला है। फली की आकृति ली फैली हुई या सिकुड़ी हुई। तो ये लक्षण सारी, ये देखिए आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखाया गया इसमें भी, कि ये पूछ सकता है एग्जाम में कि उन्होंने कौन कौन से लक्षणों को अपने प्रयोग के लिए चुना था मटर के। तो 7 लक्षण थे, ये सातों मैंने आपको नोट्स में दे दिया है। अब हम आते हैं मेंडल के प्रयोग। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया था, उनके क्या प्रयोग थे। तो मेंडल ने एक संकर संकरण प्रयोग किया, फिर द्विसंकर संकर प्रयोग किया। मेंडल के 3 हैं नियम प्रयोग हैं। पहला है एक संकर संकरण, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब मेंडल ने एक लक्षण के पौधों को ध्यान में रखकर क्रॉस किया तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे उन्होंने सिर्फ लंबा, यानी कि उसकी लंबाई को ही चुना। एक लक्षण मतलब क्या, सिर्फ लंबाई के लक्षण को लिया, तो यानी लंबा पौधा ले लिया कैपिटल टी और बौना पौधा ले लिया स्मॉल टी। इसमें जब क्रॉस कराया तो उसमें जितने भी पौधे मिले ये सारे आधे जीन जाते हैं और आधे गुणसूत्र आधे जाते हैं। मतलब ये जब इसमें विभाजन होता है तो माँ से और पिता से दोनों लक्षण जाते हैं। तो इसमें जितने पौधे मिलते हैं सभी लंबे मिलते हैं। तो अब हम आते हैं कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियम क्या थे। ये तो इनका प्रयोग था, एक संकर संकरण, यानी एक ही लक्षण के पौधों को लेकर उन्होंने हाइब्रिड कराया था। फिर है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किया। जब इन्होंने इस पर प्रयोग किया तो उससे 3 नियम निकल के आए। अब क्या नियम है ये हम देखते हैं आगे। तो मेंडल के नियम कौन कौन से थे? 3। इनका फर्स्ट नियम है प्रभाविता का नियम, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम है यहाँ पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड नियम है स्वतंत्र अपविभजन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। ये 3 नियम मेंडल के हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से सेकंड नियम तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फिलहाल कोई भी तीनों नियम भी पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट नियम प्रभाविता का नियम क्या है? नाम से ही ये कंफर्म हो जाता है कि क्या प्रभाविता का मतलब क्या होता है, प्रभाव डालना। यानी जिस चीज़ का जब 2 एक ही लक्षण वाले युग्मकों को आपस में लेकर क्रॉस किया तो उन्होंने ये देखा कि सभी लंबे हैं। लंबे क्यों है? क्योंकि कैपिटल टी लंबेपन का लक्षण है और स्मॉल टी बौने का। तो जब हम पौधों को देखा गया उसके जीन के आधार पर, यानी उसमें देखा गया तो उसके जो गुणसूत्र आते हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी टी लक्षण जो था वो प्रभावी था, यानी सभी लंबे आए। तो इसका मतलब क्या है? लंबापन प्रभावी है। तो इसी कारण इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं।
तो ये मैंने आपको लिख दिया। देखिए कि जब परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकर कराया जाता है तो उनकी संतानों में एक लक्षण दिखाई देते हैं तथा दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता, यानी लंबापन दिखाई दिया और बौनापन दिखाई नहीं दिया। जो दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण, जो नहीं दिखाई देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। क्योंकि इस संकरण के केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, इसलिए इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो इसमें सारे कैसे हैं कि जब शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने में, ये प्रैक्टिकल मैंने आपको बता दिया कि शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने के बीच में क्रॉस करा के कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी सारे लंबे पौधे F1 जनरेशन इसको कहते हैं। यानी सारे लंबे पौधे होंगे और इस जनरेशन को, इस पीढ़ी को क्या कहेंगे? F1 पीढ़ी। सेकंड नियम हमारा है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण मतलब होता है पृथक हो जाना। पृथक मतलब बिल्कुल अलग अलग हो जाना। जैसे अभी उसमें था कैपिटल टी प्रभावी था और स्मॉल टी प्रभावी नहीं था, तो इसमें क्या होता है? प्रभाविता का नियम लागू हुआ क्योंकि सारे पौधे लंबे थे। लेकिन इसमें जब फिर जो F1 पीढ़ी में जो हमें प्लांट प्राप्त हुए थे उनके बीच जब क्रॉस कराया गया तो जो प्रभाविता का नियम था उसमें जो प्रभावी लक्षण थे और अप्रभावी लक्षण थे, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यानी इनके बीच क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी के जो जनरेशन मिली थी उसमें जब क्रॉस कराया गया तो उनके जो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी के जो दिख रहा था वो अलग हो जाता है कि शुद्ध हो गए। जो कैपिटल टी आएगा वो शुद्ध हो गए और जो स्मॉल टी वो भी शुद्ध बौना हो गया और जो जिसमें मिक्स है उसको मिक्स नाम दे दिया गया। तो इस तरह से मेंडल ने इस नियम में प्रथम पीढ़ी से प्राप्त जनकों को लेकर मेंडल ने संकर कराया। क्योंकि प्रभावी लक्षण ही F1 पीढ़ी में प्रदर्शित हुए थे परंतु अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं दिए थे, तो इस नियम में विरोधी लक्षणों वाले दो शुद्ध जनकों के बीच संकर कराया जाता है। इससे उत्पन्न संकरण को परस्पर संकरण से प्राप्त परिणामों को व्यक्त करता है। तो इसमें जब हमने ये देखा कि लंबा और बौना कितना हुआ, जब हम इसके फिनोटाइप के आधार पर देखते हैं यानी ऊपर से ही हम देखते हैं तो 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा प्राप्त किया। तो इस नियम को F2 पीढ़ी भी कहते हैं और इस प्रकार संकर से प्राप्त लक्षण 3:1 के अनुपात में पृथक हो जाते हैं, यानी 3 लंबे और 1 बौने। जब हम ऊपर से ही देखते हैं तो इस संकर में लंबापन और बौनापन लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये उदाहरण में मैंने दिखाया है कि कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी यानी F1 पीढ़ी से प्राप्त जो पौधे थे इनमें देखो संकर कराने पर क्या मिलता है? टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो अगर हम इनको जीन के आधार पर देखते हैं तो कैपिटल टी यानी कि शुद्ध लंबा है, स्मॉल टी शुद्ध बौना और जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये अशुद्ध लंबे हैं। तो अगर इनको हम जीनोटाइप के आधार पर देखेंगे तो इनका अनुपात जो आता है 1:2:1 के अनुपात में जीन के आधार पर देखने पर। और फिनोटाइप मतलब होता है ऊपर से देखने पर। ऊपर से जब हम देखते हैं तो इसमें 3 लंबे हैं और 1 बौना है, यानी 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। तो F2 पीढ़ी में केवल 75% जो पौधे हैं वे लंबे पौधे और 25% पौधे बौने पाए जाते हैं। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से इस उदाहरण को देख लीजिएगा कि इसमें फिनोटाइप के आधार पर कितना रेशियो है और जीनोटाइप के आधार पर। फिनोटाइप के आधार पर 3:1 और जीनोटाइप के आधार पर 1:2:1 का रेशियो आता है। तो इसको ध्यान से तैयार कीजिएगा। हाँ देखिए ये द्विसंकर संकरण प्रयोग क्या है, इस पर टिप्पणी आती है आपको लिखने के लिए कि डी हाइब्रिड क्रॉस पर टिप्पणी लिखिए या डी हाइब्रिड क्रॉस है क्या, यानी द्विसंकर संकरण का प्रयोग बताइए क्या है। इसमें ऐसा है कि मेंडल ने 2 लक्षणों को एक साथ लेकर जब क्रॉस कराया, अभी तक तो एक ही लक्षण ले रहे थे, अब इन्होंने 2 लक्षण को एक साथ लिया, यानी कि लंबापन भी ले लिया और उसका कलर भी ले लिया, यानी चाहे बीज का रंग देखा और उसके लंबाई को। तो इस तरीके से उन्होंने जो है 2 लक्षणों को एक साथ ले करके क्रॉस कराया। तो इसीलिए इसको इस प्रकार के संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें 2
लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया था। फर्स्ट लक्षण था बीज का आकार यानी गोल और झुर्रीदार। सेकंड लक्षण था बीज का रंग पीला और हरा। तो ये 2 लक्षण को लेकर इन्होंने जब क्रॉस कराया, ये मैंने आपको चेकर बोर्ड दिखा दिया है। चेकर बोर्ड जो बना हुआ है, इसको बनाने के तरीका आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो देखिए इसमें जितने भी हैं, जैसे गोल और पीला है तो इसमें गोल को कहते हैं राउंड राउंड यानी कैपिटल आर, पीला यानी येलो कलर होता है वाई, और झुर्रीदार हरा का मतलब है स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये इसका सिंबल है। इसके बाद जब इनके बीच क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये गोल पीले, ये स्वपरागण कराने पर जब इनमें क्रॉस कराया जाता है तो इस साइड में 4 और इस साइड में 4, ये 4 4 8 ये चेक बनते हैं देखिए। और इस चेक में जब क्रॉस एक दूसरे से कराया गया तो F2 जनरेशन बनती है। इसकी खोज की थी रेजिनाल्ड सी पुनेट, इन्हीं के नाम पर, पुनेट के नाम पर ही इसे पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं। ये एक स्क्वायर शेप संरचना है और इसमें जो है टोटल इसका रेशियो आपको, तो चेकर बोर्ड से हमें जो रेशियो प्राप्त होती है, लक्षण प्रारूप का अनुपात, गोल पीला 9, गोल हरा 3, झुर्रीदार पीला 3, झुर्रीदार हरे 1, तो इनका रेशियो आता है 9:3:3:1। तो जीन प्रारूप का अनुपात अगर पूछा जाता है, जैसे ये तो फिनोटाइप के आधार पर अनुपात था 9:3:3:1, अगर जीन के आधार पर इसे देखा जाए तो इसका जो रेशियो आएगा 1:2:1:1:4:2:1:2, इस तरह से 1, ये इतना लंबा सा जीनोटाइप के आधार पर इसका रेशियो होता है। अब थर्ड नियम है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र मतलब क्या होता है? आज़ाद। स्वतंत्र मीन्स क्या होता है? आज़ाद। तो जब मेंडल ने 2 लक्षणों को एक साथ लेकर संकर कराया तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मक में अलग अलग जाते हैं, यानी माता के और पिता के जो लक्षण थे वो आज़ादी से, ऐसा नहीं है कि हाँ कोई बाउंडेशन होगी, तो स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा से जिसका लक्षण ज़्यादा जाना चाहे ज़्यादा चला जाए, जिसका लक्षण कम जाना चाहे कम चला जाए, तो इस तरीके से स्वतंत्र होते हैं लक्षणों को संतानों में पहुंचने के लिए। इसीलिए इसको कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एक जनक के पौधे में उपस्थित सभी लक्षणों के कारण या जीन्स या आनुवंशिक एकक परस्पर स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र रूप से दूसरे जनक के पौधे में सभी लक्षणों के कारकों से नियमित रूप से मिलते हैं। मेंडल के इस नियम को की व्याख्या द्विसंकर क्रॉस, यानी जो अभी मैंने आपको बताया इससे पहले, द्विसंकर क्रॉस को उसके आधार पर किया था। तो सभी पीले, देखो जब पीले गोल यानी कि RRYY तथा हरे झुर्रीदार यानी स्मॉल r स्मॉल वाई बीज वाले शुद्ध जनक पौधों में संकर कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी हाइब्रिड पौधे गोल और पीले बीज वाले होते हैं। ये जो आपको नोट्स है, इसमें जो है आपको कुछ टॉपिक पर टिप्पणियाँ लिखने को आती हैं, या जैसे पूछ लेता है कि व्युत्क्रम संकरण क्या है, यानी रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है। रेसिप्रोकल क्रॉस कुछ नहीं है, बस जैसे मेंडल ने एक लक्षण को लेकर शुद्ध लंबा शुद्ध बौने में क्रॉस कराया तो सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, तो उसके बाद जिसको उन्होंने मेल माना था उसको फीमेल मान लिया और जिसको फीमेल उसको मेल, यानी कि उनमें नर और मादा को खाली जगह को चेंज कर दिया और फिर भी क्रॉस कराया, तभी सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो इसी नियम को व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। सेकंड है पूर्वज या प्रदीप्त संकरण। प्रदीप्त संकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैक क्रॉस क्या है, ये टिप्पणी इस पर जरूर आती है कि बैक क्रॉस क्या है। बैक क्रॉस क्या है? मेंडल ने जब F1 पीढ़ी में यानी इस एक लक्षण को लेकर शुद्ध लंबा शुद्ध बौने में क्रॉस कराया तो सभी लंबे मिले थे, ये F1 जनरेशन। अब इनसे प्राप्त लंबे पौधे यानी कि जो F1 जनरेशन में प्राप्त हुए थे उनसे जब क्रॉस कराया तो उसमें जो पूर्वज उनकी थी यानी कि शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना वो भी मिल गया।
है ना, उसमें सब पृथक हो जाते हैं ना पृथक्करण के नियम में। तो उसमें जो शुद्ध लंबे थे वो अलग हो गए, शुद्ध बौना था वो भी अलग हो गया, जो मिक्स था वो भी अलग हो गया, यानी 50% लंबा और 50% बौने। तो ये सब चीज़ें पूर्वज उनके फिर से अलग हो जाते हैं। तो इसी नियम को ही पूर्वज या प्रदीप संकरण कहते हैं। हाँ, ये इनके विचलन में आता है कि परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस, ये भी इम्पोर्टेंट है। टेस्ट क्रॉस क्या है? एक लंबे पौधे जैसे मतलब जब इन्होंने एक लक्षण को लेकर ही शुद्ध लंबा शुद्ध बौने में मेंडल ने प्रयोग किया था, तो इसमें से अगर मान लीजिए कि लंबा, यानी ये ना बताया जाए कि ये लंबा है कि नहीं, एक लक्षण पता हो दूसरा लक्षण ना पता हो, तो उनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो लास्ट में यानी F1 जनरेशन में यदि सारे लंबे पौधे प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब है कि एक जो गायब हुआ है वो शुद्ध लंबा होगा, यानी कैपिटल टी। और यदि अशुद्ध लंबे मिलते हैं, यानी कि जो फर्स्ट F1 जनरेशन में अशुद्ध लंबे पौधे मिलते हैं सारे, तो इससे ये पता चलता है कि जो है जो हमारी जो मादा है, यानी कि या मादा मेल या फीमेल जो भी गैमेट्स लिया होगा, एक तो हमें दिया गया है कि बौना है, दूसरा हमारा जो होगा वो अशुद्ध लंबा होगा, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। तो ये तो नियम था टेस्ट क्रॉस, यानी चेक करना कि एक गैमेट्स पता हो दूसरा ना पता हो तो उसे कैसे चेक किया जाए। सेकंड है, इसमें दिया है कि मेंडल के नियम से विचलन। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है पॉसिबल कि अगर किसी ने कोई नियम बना दिया है तो वो सभी जीवों पर या सभी प्लांट पर फॉलो करे, है ना। तो मेंडल ने जो नियम बनाए वो मटर के पौधे यानी उद्यान मटर के पौधों पर तो फॉलो कर रहे थे ये नियम, और कुछ जगहों पर फॉलो किए, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी थी, यानी कुछ प्लांट ऐसे भी थे, कुछ एनिमल्स ऐसे भी थे जिन पर इनका नियम फॉलो नहीं कर रहा था। उसी को कहते हैं विचलन। विचलन मतलब होता है कमी आना। तो उनके नियम में कुछ कमियां आई कि जो लागू नहीं कर रहे थे किसी पर, उसी को कहते हैं मेंडल के नियम से विचलन। तो ये विचलन कितने थे? देखिए 3 हैं। पूर्ण प्रभाव। तो 3 नियम थे। पहला नियम है कि अपूर्ण प्रभाविता या आंशिक प्रभाविता, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी इसको कहते हैं। इन नामों को भी जानिए, कभी आप अपूर्ण प्रभाविता कह देता है, कभी आंशिक प्रभाविता क्या है पूछ लेगा, या इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। तो ये हो गया फर्स्ट विचलन। सेकंड है बहुविकल्पता। थर्ड है सह प्रभाविता। तो अपूर्ण प्रभाविता क्या है? देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपको याद रखना है कि अपूर्ण प्रभाविता किन किन पौधों पर लगता है। तो जैसे मीठी मटर, हमने बताया कि मेंडल ने उद्यान के मटर का ही प्रयोग किया था, ना कि मीठी मटर। उनका नियम उद्यान की मटर पर लागू हुआ लेकिन मीठी मटर पर फॉलो नहीं किया। तो मीठी मटर को इसका वैज्ञानिक नाम होता है लेथेरस ओडोरेटस। और दूसरा है एक स्नैपड्रैगन, इस पर नहीं फॉलो किया, यानी एंटीरिनम मैगस। और तीसरा प्लांट है गुलाब बास का पौधा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम्पल। इसको कहते हैं मिराबिलस जलापा और 4 o'clock प्लांट। तो ये इसमें पूछ लेता है कि 4 o'clock प्लांट पर मेंडल का नियम प्रभावी मतलब फॉलो करता है कि नहीं करता है, या कुछ एग्जाम्पल ऐसे बताइए कि जिनमें विचलन होता है। तो ये ऐसे पौधे हैं जिनमें मेंडल के नियम फॉलो नहीं होते हैं। तो इन्होंने मीठी मटर, देखो मेंडल ने क्या बताया था कि अगर शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने के बीच क्रॉस कराया जाता है तो सभी लंबे पौधे F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए। तो लेकिन जब ये जो मीठी मटर होती है, इसमें इन्होंने एक लाल फूल वाले पौधों को ले लिया और सफ़ेद फूल वाले पौधों को, इनके बीच जब क्रॉस कराया तो उन्होंने क्या देखा कि सभी तो गुलाबी पौधे प्राप्त हुए। तो अगर मेंडल का नियम फॉलो होता है तो जो प्रभावी नियम हो, प्रभाविता का नियम फर्स्ट था ना, तो जब प्रभावी लक्षण हो यानी लाल रंग प्रभावी है तो सारे पौधे लाल मिलने चाहिए थे, लेकिन लाल न मिलकर जो अप्रभावी लक्षण यानी सफ़ेद रंग है वो सब पर ज़्यादा हावी हो गया। तो ये इनके नियम की मतलब उनके नियम को फॉलो नहीं किया, इसी को कहते हैं। तो इन्हें इसमें सारे पौधे कैसे मिले? गुलाबी रंग के। तो इसका जो रेशियो बना है वो 1:2:1 का अनुपात, यानी 1 लाल और 2 गुलाबी और 1 सफ़ेद। तो इस रेशियो में F1 में तो सारे लाल यानी गुलाबी पौधे, फिर F2 रेशियो हमारा बना 1:2:1 का रेशियो प्राप्त हो। इसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं।
सेकंड है बहुविकल्पता, यानी कि मल्टीपल एलिज्म। ये सब चीज़ें आप इसमें रुधिर से है, यानी रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। रुधिर वर्ग कितने हैं हमारे बॉडी में? हमारे मनुष्य में कितने होते हैं? ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये सब निकालने का तरीका आपको बताया गया होगा कि जैसे ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि पिता का वर्ग ये है और माता का रुधिर वर्ग ये है, तो बच्चे में क्या होगा, है ना। तो इस तरीके से तीसरा नियम है सप्रभाविता का नियम। इसमें सप्रभावी यानी जो ज़्यादा प्रभावी लक्षण होंगे, तो ये सब चीज़ें इसको पढ़ लीजिए। जुड़वा बच्चे क्या हैं? 2 बच्चों के एक ही साथ जन्म लेने को जुड़वा बच्चे कहते हैं। प्रकार 1 युग्मजी, अद्वियुग्मजी और श्यामी यमज। तो इस तरह से ये सब है, बताया गया है क्या चीज़ है श्यामी यमज और कैसे कैसे होता है। और उसके बाद आपका आता है यहाँ पे लिंग निर्धारण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी गुणसूत्रों का बंटवारा कैसे होता है। मैंने अभी बताया कि 46 गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी ये और एक जोड़ी अलग अलग एक जोड़ी होता है। इसमें नर में XY और मादा में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण, ये सारे टॉपिक मैंने आपको ये बना के दिखा दिया है। ये सब आप देख लीजिए ध्यान से, ये समझ में आ जाएगा कि ऐसे से होंगे तो कैसे संतानें बनेंगी। द्विलिंगी अपूर्ण क्रिया विधि, इसमें द्विगुणित अगुणित क्रिया विधि, इसमें है चींटियों मधुमक्खियों में द्विगुणित अगुणित क्रिया विधि पाई जाती है। इनमें सब में ऐसी क्रियाएं पाई जाती हैं। मधुमक्खियों में जीवों की संख्या 3 प्रकार की होती है। रानी मक्खी, ये भी इस पर भी टिप्पणी आती है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। रानी मक्खी यानी मधुमक्खियाँ कितने प्रकार की होती हैं? इसमें रानी मक्खी होती है, नर ड्रोन होता है, श्रमिक मधुमक्खी, इनकी संख्या भी दी गई है, 2n है, 32 है, जो भी है। इस तरीके से इनके बारे में आप पढ़ लीजिए कि रानी मक्खी क्या है, उनका क्या काम है, श्रमिक मक्खियों का क्या काम है और नर ड्रोन का क्या काम है। ये बड़ी अच्छी कहानी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि इन लोगों के मतलब इनमें भी एक छत्ते में कितने प्रकार की मक्खियाँ पाई जाती हैं। और उसके बाद आता है टॉपिक है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो लिंग का निर्धारण यानी कि मादा और नर से कैसे कैसे संतानों में जाता है, ये सब आपको पढ़ना है। उत्परिवर्तन है, एक सूत्री है, एक सूत्रता है, ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ डीपली तो इतना नहीं बताया जा सकता है। गुणसूत्र है, लिंग, हाँ इसमें यह है कि लिंग संलग्न रोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर आता है एग्जाम में। लिंग संलग्न क्या है? लिंग गुणसूत्रों पर जीन स्थित होते हैं, यानी जो गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव में उन पर एक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको जीन कहते हैं, और जीन के द्वारा ही पैतृक लक्षण संतानों में पहुंचते हैं। सभी अनुवांशिक लक्षण माता पिता से संतानों में लिंग गुणसूत्र के माध्यम से ही पहुंचते हैं। जीन विनिमय क्या है, यानी क्रॉसिंग ओवर क्या है, ये भी इसमें समझाया गया डायग्राम के थ्रू, इसको भी आप देख लीजिए क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद है क्रॉसिंग सिंड्रोम क्या है, दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। एक है डाउन सिंड्रोम हो जाता है, यानी कि 46+1 यानी 47, जब गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है तो उसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें भी सारे लक्षण लिखे हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। उसके बाद दूसरा है एडवर्ड सिंड्रोम है। एडवर्ड सिंड्रोम में इस रोग से ग्रसित संतान में विकृति यानी सर, गर्दन छोटी, ये सारे लक्षण इसमें लिखे हैं, आप इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा है। नोट्स में आपको इतना नहीं बता सकती हूँ। लेकिन पटाऊ सिंड्रोम है, देखिए इसमें 13वें गुणसूत्र में एकाधिकारी सूत्र हो जाता है। तो ये सारे लक्षण के मैंने क्वालिटियाँ लिख दी हैं कि क्या इसकी पहचान है, क्या इसके लक्षण हैं, ये सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब पे टिप्पणियाँ आती हैं, टिप्पणियाँ तैयार कर लीजिएगा। और टनल सिंड्रोम एक टॉपिक और है, ये सब पढ़ के तो बस ये इतनी सारी नोट्स है। अगर आप इस लेसन को तैयार कर लेते हैं तो चैप्टर 5 आपका बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाएगा ये। तो मैं आशा ये करती हूँ कि आपको हमारी नोट्स अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी नोट्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे जो है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इससे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट्स कीजिए, अगर इसमें और भी कुछ आपको चाहिए तो, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।